स्टूडेंट, आज हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है? तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इनहेरिटेंस यानी जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं वो कैसे जाते हैं। तो आप जनरली जानते हैं कि जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है उनको ले जाने वाली जो इकाई होती है, यूनिट होती है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित होते हैं? न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम पे स्थित होते हैं। तो जनरली आप यही जानते हैं कि न्यूक्लियस को क्या माना जाता है कि वो फिनोटिपिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डीएनए होते हैं, यानी जब डीएनए की जब स्टडी हुई तो देखा गया कि कुछ डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। तो ये डीएनए भी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये कैरेक्टर ही या ये डीएनए ही मीन्स ये जो डीएनए है न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है उस डीएनए को क्या बोला गया? साइटोप्लाज्मिक डीएनए या क्या बोला गया? प्लाज्मा जीन बोला गया। तो ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए होता है, ये न्यूक्लियस के बाहर जो जीन होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो और यही जो उनके फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं, कुछ कैरेक्टर हैं जिनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी साइटोप्लाज्म में जो जीन पाए जाते हैं, जब डीएनए की स्टडी की गई तो देखा गया कि कुछ डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में भी पाए गए। तो उस डीएनए को क्या बोला गया? प्लाज्मा जीन बोला गया या प्लाज्मिड बोला गया या प्लाज्मोन्स बोला गया। तो ये जो है साइटोप्लाज्म में जो पाए जाने वाले जीन है यानी प्लाज्मा जीन है, यही साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जैसे कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, और जो सेल आपने देखा है, स्नेल देखा है, उनकी क्वाइलिंग जो ऐठे रहते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो सेल कोलिन जो है ये भी एक एग्जाम्पल है। या आपके जो आइज़ कलर होता है बीच होपर का, वो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस खोजा किसने था? कार्ल कोरेन ने। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की स्टडी सबसे पहले 1908 में किसने की थी? कार्ल कोरेन ने की थी। तो आज हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या है? कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। तो कप्पा पार्टिकल्स होता क्या है? कप्पा पार्टिकल्स जो है वो एक पार्टिकल्स होते हैं जो किलर स्ट्रेन में होते हैं, यानी किलर पार्टिकल्स भी इन्हें बोलते हैं। जब कंजुगेशन होता है तो देखा गया कि जब कंजुगेशन में दो पैरामीशियम आपस में आके मिलते हैं तो जब वो कंजुगेट करते हैं तो एक पैरामीशियम जो है वो मर जाता है। तो ये पार्टिकल ही ज़िम्मेदार होते हैं कि दूसरे पैरामीशियम को मार देते हैं। तो सबसे पहले टी.एच. सोनबर्ग ने 1943 में पैरामीशियम ओरिलिया में देखा था कि ये पार्टिकल्स को खोजा था उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि जो कंजुगेशन के लिए जब दो पैरामीशियम आपस में आके कंजुगेट मिल रहे हैं यानी कंजुगेट कर रहे हैं, तो उनमें से एक पैरामीशियम जो है वो मर गया और दूसरा जो है वो ज़िंदा रहा। तो जो पैरामीशियम ज़िंदा रहा उसे क्या बोला? किलर, यानी उसने दूसरे को मार दिया। और जो मर गया वो क्या हो गया? सेंसिटिव हो गए। तो सोनेनबर्ग ने 1943 में पैरामीशियम ओरिलिया में दो किस्मों को साथ साथ रखने पे देखा कि इन दोनों में से एक स्ट्रेन वाले जो पैरामीशियम है वो क्या रहे? जीवित रहे। किंतु दूसरे जो रहे वो क्या करें? दूसरे स्ट्रेन वाले जंतु जो है वो मर गए। तो इनमें से जो जीवित रहे यानी जो लिविंग थे उन्हें क्या बोला गया? किलर, और जो मर गए वो सेंसिटिव स्ट्रेन कहलाई।
तो देखा गया कि जो किलर स्ट्रेन है उनमें एक तरह का टॉक्सिन सिक्रीट होता है, तो वो ही जिम्मेदार होते हैं दूसरे पैरामीशियम को मारने के लिए। तो जो किलर स्ट्रेन था, किलर स्ट्रेन के पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में एक पार्टिकल्स पाए गए जो कैसे थे, उसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग करने वाली डीएनए थी। तो वो क्या है था, वो पार्टिकल्स क्या थे, वो पार्टिकल्स कुछ नहीं, सिर्फ एक वो बैक्टीरिया था। तो वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया थे। और वो कौन से बैक्टीरिया थे? सीडोबैक्टर टीनियोस्पाइरिलस। तो जो किलर स्ट्रेन थी, यानी जो जीवित वाले स्ट्रेन थी, उसमें एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया थे जो सीडोबैक्टर टीनियोस्पाइरिलस थे, जिसमें क्या था, सेल्फ रिप्लेटिंग करने वाली डीएनए बॉडी थी। तो ये ही बैक्टीरिया, यानी इस बैक्टीरिया का जो डीएनए था वही क्या करता था, उस पार्टिकल्स को बढ़ाता था। और जब ये पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते थे तो एक टॉक्सिन सिक्रीट करते थे जिसका नाम था पैरामिसिन। तो वो पैरामिसिन जो टॉक्सिक था, यानी विषालु जो पदार्थ था, वो बाहर, पानी के बाहर आ जाता था और दूसरे पैरामीशियम को मार देता था। तो इसी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यही या ये जो पार्टिकल्स थे उसे क्या बोला गया, कप्पा पार्टिकल्स, यह क्या कहा गया, किलर पार्टिकल्स बोला गया। तो ये किलर पार्टिकल्स जो थे वो क्या सिक्रीट करते थे, टॉक्सिन सब्सटेंस सिक्रीट करते थे। वो सब्सटेंस का नाम क्या है, पैरामिसिन। यानी वो एक विषालु जो है सब्सटेंस उत्पन्न करते थे, पैरामिसिन उत्पन्न करते थे, जो पानी के बाहर आके दूसरे पैरामीशियम को मार देता था। यह पदार्थ विसरण द्वारा पानी में आकर सेंसिटिव पैरामीशियम को नष्ट कर देता है। अब ये सवाल आया कि एक पैरामीशियम में कितने कप्पा पार्टिकल होंगे कि पैरामीशियम उत्पन्न करेंगे। मीन्स अगर थोड़े बहुत हैं तो पैरामीशियम तो उत्पन्न करेंगे, लेकिन वो किलर प्रभाव नहीं दिखाएंगे। मीन्स वो टॉक्सिक, इतना नहीं टॉक्सिक होंगे, टॉक्सिक उत्पन्न करेंगे कि दूसरा पैरामीशियम मर जाए। तो लगभग जो है एक पैरामीशियम में कितने होते हैं, 1600 कप्पा पार्टिकल्स होंगे जो किलर वाले होते हैं। इनमें अगर कप्पा पार्टिकल्स एक पैरामीशियम में जो देखा गया है वो लगभग 1600 कप्पा पार्टिकल्स देखा गया है। उनमें से उनका 25% कप्पा पार्टिकल अगर होगा तो वो किलर जो है टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न करेंगे, यानी वो किलर हो सकते हैं। अगर 25% यानी कितने हो गए, 400 अगर कप्पा पार्टिकल उसके अंदर पाए गए तो वो क्या है, एक किलर प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप देख लें कप्पा पार्टिकल्स कहाँ हैं, हम डायग्राम से भी आपको क्लियर कर दें। और इसके लिए जो क्या होता है, कप्पा पार्टिकल्स जो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1600 हैं तो वो कैसे मल्टीप्लाई करें, तो इनके लिए एक जीन होता है के जीन, जो उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रभावी जीन होता है। के जीन वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसके लिए ज़िम्मेदार होता है। तो ये आप पैरामीशियम देख रहे हैं। तो ये पैरामीशियम में जो ग्रीन सा आप देख रहे हैं ये क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सीडोबैक्टर। इनमें डीएनए जो है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए पाया जाता है जो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, ये कप्पा पार्टिकल्स है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लीजिए कप्पा पार्टिकल्स, कप्पा पार्टिकल्स, ठीक। और ये इसका जीन है, के जीन है। तो ये जो के जीन है ये दोनों स्टेज में, यानी होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दोनों में ही ये मल्टीप्लाई करेगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन कैसे हो गई, जो कैपिटल के और स्मॉल के, तो इसमें ये आप देख रहे हैं ये कैसा है, सेंसिटिव है, और ये कैसा है, किलर है। तो इसमें तो ये कप्पा पार्टिकल्स हैं लेकिन इसमें कप्पा पार्टिकल्स नहीं है। तो ये कप्पा पार्टिकल इसमें प्रेजेंट हैं तो ये कैसे हो गए, किलर स्ट्रेन हो गई। और इसमें कप्पा पार्टिकल्स नहीं है तो ये कैसे स्ट्रेन हो गई, सेंसिटिव स्ट्रेन हो गई। तो कप्पा पार्टिकल्स तो आपको पता चल गया कि कप्पा पार्टिकल्स क्या है और कैसे ये जो है किलर बन जाते हैं। यानी जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं, पैरामिसिन उत्पन्न करते हैं, जिससे दूसरे पैरामीशियम मर जाते हैं।
तो कप्पा पार्टिकल के लिए जो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है यानी गुणन हो रहा है, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक डोमिनेंट जीन यानी प्रभावी जीन के। जो डोमिनेंट जीन है, प्रभावी जीन क्या है? ये के जीन ही जिम्मेदार होता है। अब वो के जीन चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो यानी कैपिटल के हो, या हेटेरोजाइगस कंडीशन हो कैपिटल के और स्मॉल के कंडीशन हो, दोनों में ही वो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो रेसेसिव जंतु हैं यानी स्मॉल के रेसेसिव इंडिविजुअल्स में यानी स्मॉल के में यह मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, यानी उसमें कप्पा पार्टिकल्स नहीं हैं, तो वो किलर नहीं होंगे, मीन्स वो सब्सटेंस उत्पन्न नहीं करेंगे पैरामीशिन। अब कंजुगेशन में जनरली देखा जाता है कि कप्पा पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं, यानी इनहेरिटेंस जो एक से दूसरे में कैसे जा रहे हैं। तो कंजुगेशन जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन कंजुगेशन, एक लॉन्ग ड्यूरेशन। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन कंजुगेशन होता है वो कितने 3 मिनट का होता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन कंजुगेशन जो 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो उसमें ये कप्पा पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। तो जो जनरली कंजुगेशन होता है उसमें आपने देखा है कि कंजुगेशन में 2 पैरामीशियम आके आपस में मिलते हैं, उसके बीच में जो है पेलिकल नष्ट हो जाती है और एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, और उसमें क्या है, न्यूक्लियर का एक्सचेंज होता है, यानी हैप्लॉइड जो न्यूक्लियर है वो एक्सचेंज करते हैं। तो ये 3 मिनट में जो ख़त्म हो जा रहे हैं, तो उसमें जो है कप्पा पार्टिकल नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है लॉन्ग ड्यूरेशन कंजुगेशन यानी 3 मिनट से ज़्यादा का अगर समय लग रहा है, तब उसमें न्यूक्लियस जीन के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी एक्सचेंज हो जाता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन कंजुगेशन में न्यूक्लियर जीन का एक्सचेंज होता है केवल, यानी साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसलिए कप्पा पार्टिकल उसमें नहीं पहुंच पाते। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन जो कंजुगेशन होता है यानी 3 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है कंजुगेशन में, तो न्यूक्लियर जीन के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी एक्सचेंज होता है, और कप्पा पार्टिकल्स कहाँ पाए गए? साइटोप्लाज्म में पाए गए, तो वो भी उसमें चले जाते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो कंजुगेशन होगा उसमें क्या बनेंगे? एक किलर स्ट्रेन बनेगी और एक सेंसिटिव स्ट्रेन बनेंगे। और ये किलर स्ट्रेन जब दोबारा उनका फिजन होगा यानी दोबारा जब विखंडन होगा, तो क्या बनेगा? किलर स्ट्रेन से एक किलर बने एक सेंसिटिव बने F1 जनरेशन में, लेकिन जब दोबारा यानी F2 जनरेशन जब होगी, तब किलर से क्या बनेगा? किलर से एक किलर बनेगा और एक सेंसिटिव बनेगा, और सेंसिटिव से क्या बनेंगे? सेंसिटिव स्ट्रेन ही बनेंगे। लेकिन जब लॉन्ग ड्यूरेशन कंजुगेशन होता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन कंजुगेशन में दोनों चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, यानी एक तो साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज हो रहा है और दूसरा क्या है? जीन भी एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसमें क्या बनेंगे? यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी और दोनों ही किलर बनेंगे। तो जब दोनों ही किलर होंगे, तो किलर से क्या बनता था? किलर से जो बन रहा था एक किलर और एक सेंसिटिव बन रहे थे। तो यहाँ पे कैसे होंगे? दोनों ही कैसे होंगे? किलर होंगे। और जब किलर हैं तो किलर से एक किलर बनेगा और एक सेंसिटिव बनेगा, और दूसरे वाले किलर से भी एक किलर बनेगा एक सेंसिटिव बनेगा, यानी उनका रेशियो क्या होगा? 1:1 के, यानी किलर और सेंसिटिव, एक किलर और एक सेंसिटिव 1:1 में वो उत्पन्न करेंगे। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो साइटोप्लाज्म जा रहा है, मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन जब कंजुगेशन हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म भी चला जा रहा है, और उस साइटोप्लाज्म में क्या है? कप्पा पार्टिकल्स हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी वो जो पार्टिकल्स हैं वो इनहेरिटेड हो रहे हैं। तो वो किसके द्वारा हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म के द्वारा हो रहे हैं, इसलिए इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा गया। अब इसको डायग्राम से देख लीजिए तो और आपको क्लियर हो जाएगा। कप्पा पार्टिकल्स आपको क्लियर हो गया होगा कि कप्पा पार्टिकल्स क्या हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाली एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए या जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया क्या है? सीडोबैक्टर टीनियोस्पैरिलस बैक्टीरिया है। तो ये कहाँ पाए गए? साइटोप्लाज्म में पाए गए, यानी साइटोप्लाज्मिक ये पार्टिकल्स है कप्पा पार्टिकल।
इसमें साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स यानी कप्पा पार्टिकल्स नहीं है। तो जिसमें कप्पा पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो स्टेन क्या कहलाती है, किलर। और जिसमें कप्पा पार्टिकल्स नहीं पाए गए वो स्टेन क्या कहलाई, सेंसिटिव। तो ये शॉर्ट टर्म कंजुगेशन है शॉर्ट ड्यूरेशन कंजुगेशन में। तो शॉर्ट ड्यूरेशन कंजुगेशन में क्या आ रहा है, यानी दो कंजुगेंट जो है आपस में आके मिल रहे हैं, उनके बीच में ये जो पेलिकल है ये नष्ट हो गई और क्या बन गया, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया। अब इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियर का एक्सचेंज होता है, यानी ये जीन इधर आ गया और ये जीन कैपिटल है एक इसमें आ गया और ये जीन इधर आ गया, यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल। ये रेड कलर का मैंने कर दिया स्मॉल के, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मीन्स ये इसमें इधर आ गया और ये इसका इधर आ गया, यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई जीन की। लेकिन जो कप्पा पार्टिकल्स हैं वो इसमें नहीं जा पाए। तो ये कैसे हो गए, जब फिर उसके बाद दोनों कंजुगेंट जो है वो अलग अलग हो गए, यानी एक्स कंजुगेंट। अब जब ये एक्स कंजुगेंट बने तो वो किस कंडीशन में बने, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल के और स्मॉल के। ये आपको दिख रहा है, एक कैपिटल के कैसा है, ब्लैक कलर का, स्मॉल के क्या है, रेड कलर का। इसमें कैपिटल के ब्लैक कलर का, स्मॉल के रेड कलर का, क्लियर है। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। लेकिन ये कैसा प्रभाव हो गया, इसमें कैसा होगा, चूँकि इसमें कप्पा पार्टिकल हैं तो ये क्या होंगे, किलर होंगे। इसमें कप्पा पार्टिकल्स नहीं हैं तो ये क्या हो गया, सेंसिटिव हो गए। अब जब इनका फर्दर फिज़न होगा, यानी दोबारा जब इनमें फिज़न होगा, विखंडन होगा, तब किलर से क्या बनेंगे, किलर से क्या बनेंगे, एक किलर बनेगा और एक सेंसिटिव बनेंगे, यानी एक किलर स्ट्रेन बनेगी और एक सेंसिटिव स्ट्रेन बनेगी। जब इनका दोबारा फिज़न होगा तो इनसे क्या बनेगी, चूँकि ये क्या थे, सेंसिटिव थे, तो इनसे दोनों ही कैसे बनेंगे, वो सेंसिटिव बनेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, क्योंकि उन्हें शॉर्ट टाइम में, यानी 3 मिनट से पहले ये ख़त्म हो जा रहा है या 3 मिनट में ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए ये पार्टिकल इसमें नहीं जा पा रहे हैं। अब लॉन्ग ड्यूरेशन वाला देख ले, ये डायग्राम जो है ये कैसा है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। इसमें भी दो कंजुगेंट यानी दो पैरामीशियम है, एक जो है कप्पा पार्टिकल वाले हैं तो ये किलर हो गया, इसमें कप्पा पार्टिकल्स नहीं दिख रहा है आपको तो ये सेंसिटिव हो गए। ये दोनों जब पास पास आए, इन्हें कंजुगेंट करें तो इनके बीच की पेलिकल नष्ट हो गई और इसमें साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया। तो ये जीन तो एक्सचेंज हुआ ही, यानी इसका इसमें चला गया और इसका इसमें चला गया, तो जीन एक्सचेंज हो गया, प्लस साथ साथ क्या हो रहा है, इसमें देखिए कुछ पार्टिकल्स जो हैं ये बैक्टीरिया वाले यानी कप्पा पार्टिकल्स कुछ इसमें आ गए हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले में क्या होता है, यानी जिसमें 3 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है कंजुगेशन में, तो कुछ कप्पा पार्टिकल साइटोप्लाज्म के थ्रू दूसरे में चले जाते हैं। अब जब दोनों अलग सेपरेट हुए यानी एक्स कंजुगेंट, तो इस कंजुगेंट में आप देखें वो कौन सी कंडीशन आ गई, हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी जीन किस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल के और स्मॉल के। लेकिन कप्पा पार्टिकल्स आप देख रहे हैं दोनों में पहुंच जाते हैं। तो जब कप्पा पार्टिकल्स दोनों में पहुंच गए तो दोनों क्या हो गए, ये किलर स्ट्रेन हो गई, यानी ये भी किलर स्ट्रेन बनी और कप्पा पार्टिकल ही जो कि किलर के लिए प्रभावी होते हैं तो ये भी पहुंच गए, तो ये भी किलर हो गए। तो जब इनका दोबारा इनका फिज़न हुआ, तो जब दोबारा इनका फिज़न हुआ तब क्या बना, एक किलर बना एक सेंसिटिव, यानी किलर से क्या बनते हैं, एक किलर बनते हैं और एक सेंसिटिव बनते हैं। इसी तरह ये भी किलर है तो इनसे भी एक किलर और एक सेंसिटिव, यानी 1:1 में ये एक किलर और एक सेंसिटिव जो है वो बनाते हैं। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि साइटोप्लाज्म जो है उसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स जो हैं वो किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा दूसरे पैरामीशियम में पहुंच रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म ही जिम्मेदार है, यानी उसे पहुंचा रहा है। तो ये साइटोप्लाज्म में जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं तो ये ही दूसरे साइटोप्लाज्म के थ्रू दूसरे पैरामीशियम में जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी साइटोप्लाज्म के द्वारा जो है वो हेरिडिटी हो रही है। तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। एक चीज़ और है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो मैटरनली होता है,
यानी फ़ीमेल के द्वारा ही जाता है। अगर मान लीजिए कि मेल और फीमेल में जो है तो जो फ़ीमेल में जो कैरेक्टर्स होंगे यानी फ़ीमेल के जो फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं वही दूसरे उनके ऑफस्प्रिंग या उनके ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल में पहुंचता है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो कैसा होता है, मैटरनल ही होता है। तो ये तो था एग्जाम्पल कप्पा पार्टिकल्स का। किसका एग्जाम्पल है ये, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का है। बहुत इम्पोर्टेंस है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।